मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका स्वागत है। अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 सारणिक डिटरमिनेंट चल रही थी, जिसके अपन ने कुछ एग्जांपल्स करे थे। उसकी जो मेन डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई है। आज अपनी जो एक्सरसाइज है 4.1 उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। 4.1 में एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। 4.1 में अगर क्वेश्चन आता है तो एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, के किस मान के लिए सारणी का मान 0 होगा। बच्चों मैंने आपको सारणी के मान निकालना बताया है। K2 कल अपनी क्लास जो आई थी, सारणी का मान अपन ने उसमें निकालना सीखा था। ये आव्यूह नहीं है बच्चों, आव्यूह में भी कई मान ऐसे होते हैं 4 - 3 आव्यूह ऐसा होता है, सारणिक में ऐसे लिखा हुआ है ये। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि कुछ बच्चे इसको मापांक फलन मान मॉडुलस मान लेते हैं। मॉडुलस नहीं है, ये सारणिक का रूप है। ये सारणिक में तो सारणिक में मान निकालते वक्त अपन क्या करते हैं, अग्र विकर्ण का मल्टीप्लाई, अग्र विकर्ण का गुणा माइनस करते हैं पश्च विकर्ण का गुणा। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें से हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 3 क्या आएगा और माइनस कर देंगे 8। तो माइनस के 3 के इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू 0 दिया गया है तो ये 8 हो गया। के इक्वल टू माइनस के 8/3। तो लिख देना आप माइनस के 8/3 के लिए इसका मान 0 होगा। माइनस के 8/3 इसका आंसर है बच्चों, प्रॉपर आंसर माइनस के 8/3 है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है x y 2 4। x रेशो y ज्ञात करना है, x रेशो y ज्ञात करना आपको, इक्वल टू 0 है, यहाँ पर 0 दिया है। तो वही है अग्र विकर्ण का मल्टीप्लाई, अग्र विकर्ण का गुणा माइनस पश्च विकर्ण का गुणा। तो x रेशो y निकल जाएगा 4x माइनस के 2y इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 2y। तो x रेशो y चाहिए तो ये निकलेगा आपको 2/4। x रेशो y बन गया आपके पास में 1/2, 1:2। बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि आपके पास में 2 सारणिक दिए गए हैं अलग अलग, आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि आपके पास में 2 3 yx इक्वल टू 4 हो तथा एक सारणिक आपके पास में x y और 4 2 टू 7 हो, तो x एंड y फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y। तो वही तरीका है, इसमें आप पश्च विकर्ण अग्र विकर्ण का मल्टीप्लाई 2x पश्च विकर्ण का मल्टीप्लाई माइनस के 3y कर दोगे इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो आप। अगले में आपके पास में हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो ये बन गया आपके पास में इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में से माइनस कर दिया, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस किया। 4 - 7 ये बन गया 2x माइनस के 3y माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू माइनस के 3। 2x से 2x कैंसिल, माइनस के 3y 4y प्लस का y इक्वल टू -3। तो y का मान आपके पास में माइनस के 3 आएगा। और इसी प्रकार आप y का मान उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। तो ये 2x माइनस के 3 माइनस के 3 इक्वल टू 4। तो ये 2x इक्वल टू प्लस 9 इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू, ये बन गया माइनस के 3 को प्लस का 9, इधर जाने के बाद में 4 - 9। तो x इक्वल टू माइनस के 5/2।
आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इस बेसिस पर जो ये सवाल कर रहे हैं अपन 4.1 से, इसमें छोटा क्वेश्चन बन के आ सकता है 1 नंबर का। नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है आपको, बोला है कि आपको अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अक्ष -1, अक्ष -2, अक्ष -3 इक्वल्स टू 0। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अक्ष। अक्ष का मान ज्ञात करना है बच्चों। अग्र विकर्ण का मल्टीप्लाई, अग्र विकर्ण का गुणा, अग्र विकर्ण का गुणा माइनस पश्चिम विकर्ण का गुणा, अग्र विकर्ण का गुणा अक्ष -1 मल्टीप्लाई अक्ष -3 और ये अक्ष मल्टीप्लाई अक्ष -2। ओके, ये देगा आपको अक्ष स्क्वायर -3x -x प्लस 4 -3 प्लस 3। अक्ष को अक्ष से किया, अक्ष स्क्वायर -1 -3x, ये हो गया -x प्लस 3 अक्ष स्क्वायर -2x। ओके, ये बन गया अक्ष स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल्स टू अक्ष स्क्वायर -2x। अक्ष स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 4x प्लस 2x इक्वल्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस का 4x प्लस 2x आपको माइनस का 2x देगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस के 2x इक्वल्स टू माइनस के 3, x की वैल्यू आएगी प्लस के 3/2, 3/2। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 5, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक सारणिक में आपको दिया गया है प्रथम स्तंभ के अवयव के उपसारणिक लिख करके उनका मान आपको ज्ञात करना है। 1 -3 2 4 -1 2 3 5 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें प्रथम स्तंभ के अवयव के उपसारणिक बनाने हैं। प्रथम स्तंभ कौन सा है? ये इसको बच्चों आप C1 बोल सकते हो, C2 C3, ये आपके पास में R1 है, R2 है और ये R3 है। तो स्तंभ ये है आपके पास में और ये पंक्तियां हैं आपकी। तो इस पंक्ति के सापेक्ष अगर मैं बनाऊं इसके उपसारणिक तो क्या बन जाएगा? वो A11 अगर मैं बनाऊं आपके पास में 3 उपसारणिक बनेंगे, वो बन जाएगा आपके पास में -1 2 5 और ये 2। ओके, द्वितीय पंक्ति के हिसाब से अगर बनाएं अपन तो द्वितीय पंक्ति के हिसाब से ये बन जाएगा आपके पास में A1 2 इक्वल्स टू आपके पास में बन जाएगा ये -3 और 2 और ये 5 और ये 2। ओके, और आप C1 बनाओगे यहाँ से, मान लो ये A11 है, A21 A11 A12 A13 A21 बोल दो आप, A11 बन गया, A इसको आप 21 बोल दो, ये 31 बन जाएगा। अब ये A31 आपके पास में ये बन जाएगा स्तंभ और पंक्ति के हिसाब से बन गया -3 2 -1 और A2। ओके स्टूडेंट्स, अब इनके आपको अग्र विकर्ण और पश्चिम विकर्ण के अवयवों को माइनस करना है। तो ये -2 -10 -10 ओके -12, इसी प्रकार -6 और 10 तो ये -16, इस तरीके से बनते जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको जब सारणी प्रश्नावली शुरू करी थी तब मैंने आपको बताया था कि ये वाला चिन्ह यहाँ पर जो संख्या होगी वो प्लस में, ये माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आपको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है कि
कौन सा चिन्ह किस चिन्ह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसके बेस पर आपको इनका मान निकाल देना है। नोट कर लीजिए, ध्यान दो, आप आसानी से यहाँ से मान निकाल सकते हैं। यहाँ से अपने पास में मान बन जाएगा ये -2, अगर विकर्ण में से पश्चिम विकर्ण माइनस कर रहे हैं, -2 -10 -12 और ये -6 -10 -16 और ये बन जाएगा आपके पास में -6 + 2 मतलब -4। बच्चों ध्यान दो, ये वाला प्लस का है तो इससे जो मान बना वो रहेगा, ये वाला माइनस का आ रहा है, यहाँ संख्या माइनस की बन रही है, मल्टीप्लाई होकर के प्लस की हो जाएगी। और ये वाला मान बच्चों -6 और -2 प्लस के -4 और ये माइनस को प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये माइनस में रहेगा। ओके, ये वैल्यू बनेगी नुकसान नहीं होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सारणिक दिया गया है, सारणिक में आपको उसका मान पूछा है 3 11 -11 1 5 0 0 -10 3 0। बच्चों अगर किसी सारणिक में स्तंभ के या पंक्ति के दो अवयव अगर 0 है तो उसका मान निकालना बहुत आसान होता है। मान लो ये ए सारणिक दिया गया आपको, ये C1 है, C2 C3 और इधर ये R1 है, R2 है, R3। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट विस्तार कर सकते हैं इसका। अभी बिना विस्तार के भी अपन हल करेंगे क्वेश्चंस को। तो द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष, यहाँ पर भी इसके सापेक्ष अगर इसका विस्तार कर दूं तृतीय स्तंभ के सापेक्ष, तो निश्चित रूप से इसका जो मान बनेगा यहाँ प्लस का होता है तो -15 + 0 तो इसका आंसर 15 आएगा बच्चों। सीधा सा हो गया। इस पंक्ति के सापेक्ष में, इस स्तंभ के सापेक्ष मैंने इसका प्रचार कर दिया C3 के सापेक्ष। तो 15 5 × 15 -0 प्लस को 0 हो गया ये, तो 15 में 0 ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा आंसर। ओके बच्चे, करते हैं, बहुत ही आसान था। ध्यान रखना, चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में 1 माइनस का a माइनस का b, a 1 माइनस का c, b c 1 आपको वैल्यू याद करनी है, इसको आपको सिद्ध करना है। ये 1 + a² + b² + c² होता है। तो अपन डायरेक्ट प्रसार करते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो ये 1 माइनस प्लस c² हो जाएगा। माइनस का a होता है, ये प्लस माइनस प्लस तो माइनस का a हो गया, इसके सापेक्ष क्या तो माइनस का a + bc हो गया और ये हो गया प्लस का b और इधर प्रसार करने के बाद में ये ac + b हो गया, ac + b हो गया। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1 + c², तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा प्लस का a² माइनस का abc और ये बन जाएगा आपके पास में प्लस abc + b²। तो -abc + abc कैंसिल, आपके पास में सीधा सीधा मान बन गया 1 + a² + b² + c²। इट इज इदम हैंस प्रूफ। डायरेक्ट प्रसार करो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, तो ये प्लस माइनस प्लस आंसर। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट है, सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो एक्सरसाइज अपनी 4.2 आएगी उसमें आपको बिना विस्तार करना, बिना विस्तार के सवाल अपने कि आपको बिना विस्तार के आपको सिद्ध करना होगा कि बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए। तो किस तरीके से अपन उनको हल करेंगे, उसके लिए अपन को कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उनको अपन को याद करना है तो अपन आसानी से उनको कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है बता देता हूँ क्या है। सारणी के गुणधर्म की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ध्यान दें, यदि किसी सारणी के स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे और पंक्तियों को स्तंभ में बदल दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला क्या गुणधर्म है, यदि मान लो आपके पास में एक सारणिक है A1 A2 A3
B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मान लो यहाँ पर स्तंभ के रूप में इस प्रकार था, तो मैंने इसकी पहली पंक्ति को, जो यहाँ पर पहला स्तंभ दिया है, इसको पंक्ति में कन्वर्ट किया, A1 A2 A3। द्वितीय स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट किया, B1 B2 B3। और यहाँ पर तृतीय स्तंभ को मैंने पंक्ति में कन्वर्ट किया, तो इस तरीके से बन गया। ओके, तो यहाँ पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो मान इसका आएगा वो इसका आएगा। तो सारणी के, जब किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये इसका पहला गुणधर्म है, ये इसका पहला गुणधर्म है, आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज नंबर 1 अपनी चर्चा कर ली है, प्रॉपर्टीज नंबर 2 की चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 में अपन को कहा है मान लो आपके पास में एक सारणिक है जिसमें A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यदि किसी सारणिक को, सारणिक की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभों को परस्पर विनिमय करवा दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन सारणिक का चिन्ह चेंज हो जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अगर आप चेंज करवाओगे तो इसका संख्यात्मक मान तो वही रहेगा। जैसे यहाँ पर अपने पास में B1 को मैं आगे लिख रहा हूँ, B1 B2 B3, तो A1 A2 A3 को पीछे लिख दिया। ओके, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, C1 को पहले लिख दो, C1 C2 C3 A1 A2 A3। तो यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर ये नेगेटिव, फिर यहाँ पर वापस चेंज करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। गुणधर्म नंबर 3 क्या है? यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम है, आइडेंटिकल है, तो उस सारणी का मान जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो A B C X Y Z, आपको इसमें दो सारणी दे दिए और उनके मान बराबर है, तो इस सारणी का मान 0 प्राप्त होगा। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, आपके पास में X Y Z हो, A B C हो, फिर X Y Z पुनः आ गया, तो इस सारणी का मान भी 0 होगा। तो यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हैं तो उस सारणी का मान 0 होगा। क्या होगा? 0। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं गुणधर्म नंबर 3 की, प्रॉपर्टीज नंबर 4 की बात करेंगे। 3 तक की चर्चा कर ली है। प्रॉपर्टीज 4 क्या बोल रही है? मान लो आपके पास में एक सारणिक है A B C X Y Z P Q R। ओके, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ को किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। मान लो मैं एक पंक्ति को यहाँ से अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, A B C X Y Z, इसको मैं K से मल्टीप्लाई करवाने पर KP KQ या ये KR बन गया यहाँ पर। ओके, तो यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ को अशून्य संख्या से गुणा करवाने के बाद में उस सारणी का जो मान बनेगा वो पहले वाली सारणी के मान के समान तथा उस संख्या के गुणनफल के इक्वल आएगा, उस संख्या के गुणनफल के इक्वल आएगा। तो इस सारणी का मान बनेगा डेल्टा मल्टीप्लाई के, डेल्टा मल्टीप्लाई के। ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। ओके, यदि किसी सारणी के एक मान को, एक पंक्ति या स्तंभ को किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है तो उस सारणी का मान पहले वाली सारणी के मान व उस अशून्य संख्या के गुणनफल के इक्वल प्राप्त होता है। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है।
ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ये जो गुणधर्म बताए मैंने 4 से 5 आपको प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। विदाउट प्रॉपर्टीज याद के बिना आप इस प्रश्नावली में आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपको क्वेश्चंस आएंगे नहीं, आप क्वेश्चंस में अटक जाओगे। प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। 2 से 3 प्रॉपर्टीज और बची है जिनकी चर्चा अपन अगले लेक्चर में जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।